साथियों नमस्कार, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बता दो कैसे हो आप सब लोग, जल्दी से बता दो। स्वस्थ हो, मस्त हो और ज़िंदगी में व्यस्त हो, तैयारी चल रही है अच्छी खासी। वो तो मुझे आज के टेस्ट से पता चल ही गया है। कैसा लगा सबसे पहले ये बताओ, टेस्ट कैसा लगा? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, टेस्ट कैसा लगा। हार्ड तो नहीं था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा लैंग्वेज पे पकड़ बनाने की कोशिश करें आप लोग। बाकी जो पढ़ाई कर रहा है रेगुलर उसके लिए हार्ड नहीं है, इसको हार्ड नहीं बोल सकते हो। हार्ड का फिर लेवल कुछ अलग ही होता। और हार्ड जो अगर देना है तो फिर मेरे को बताना कि हार्ड टेस्ट क्या होता है, वो मैं बताऊंगा फिर आपको हार्ड क्या होता है साइंस में, है ना। ये कोई हार्ड नहीं था, ये एग्ज़ाम बेस्ड ही था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते हो आप इसको। और ऐसे तो क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर। और इसी के साथ चैनल को नए हो तो कर दो सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह। और अच्छा लगा हो टेस्ट तो लाइक कर देना, अदरवाइज़ देख लेना, आपको जो सही लगे वो करोगे ही सही। आप मेरे कहने से किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कर दें आज के सेशन को शुरू, हो गई बातें चीते, है ना। पहला प्रश्न है हमारा, त्वचा पर तिल बनाने के लिए और त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हार्मोन। तो दोस्तों जल्दी से इसका मुझे सही आंसर दे दो। इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टोजेनिक प्रोपिक। लैक्टोजेनिक जो है आपका, जो किस लिए ट्रोफिक है यहाँ पे, प्रोपिक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो लैक्टोजेनिक जो होता है आपका, जो शिशु जन्म के समय के बाद में जो दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करना, जब शिशु का जन्म हो जाता है और माता के अंदर जो दुग्ध स्त्राव के लिए प्रेरित करने का काम जो है यह हार्मोन करता है। लैक्टोजेनिक ट्रोपिक होता है, प्रोपिक नहीं होता है। वेसोप्रेसिन क्या काम करता है? तो वेसोप्रेसिन एक प्रकार का मूत्र विरोधी हार्मोन है, मूत्र को रोकने का कार्य यह करता है, मूत्र विरोधी हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यह भी क्या करेगा? प्रसव क्रिया में, एक तो ज़्यादातर जो प्रसव क्रिया में होता है लाभ, प्रसव क्रिया को सुगम बनाता है, और एक जो इसका दुग्ध निष्कासन में भी इसका प्रभाव पड़ता है, दोनों में प्रभाव पड़ेगा। तो लास्ट जो आंसर है आपका यही बिल्कुल सही है, मेलेनोसाइट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। मेलेनोसाइट आंसर इसका होगा, और इसे एमएसएच भी बोलते हैं, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, एमएसएच भी बोलते हैं इसको, एमएसएच। और आपको पता है ये मस्तिष्क के किस भाग से होता है? जो मस्तिष्क के अंदर मध्य पाली होती है ना, अग्रपाली, मध्य पाली और पश्चपाली, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, सॉरी, पीयूष ग्रंथि की जो मध्य पाली होती है उससे जो है मेलेनोसाइट हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। और इसके बारे में और भी देखते हैं बाद में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें पिंड पाए जाते हैं और जिनके बारे में क्या ही कथन सत्य होने वाला है यहाँ पर, जल्दी से मुझे बता देंगे आप लोग। ऊपरी दो पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इसमें पाए जाते हैं 4 पिंड, ठीक है। 2 पिंड पाए जाएंगे ऊपर और 2 पिंड पाए जाते हैं नीचे, समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपरी 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी हैं, निचले 2 पिंड दृष्टि के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं या फिर दोनों ही कथन गलत हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर था कि दोनों ही कथन जो है आपके गलत हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो 2 पिंड हैं वो किसके लिए? दृष्टि के लिए उत्तरदायी हैं, और नीचे के 2 पिंड जो हैं श्रवण के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ तक की बात एकदम से आपको क्लियर होनी चाहिए। यह कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न बनाए भी नहीं थे मैंने, पर फिर भी आपका जो है परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा आज के टेस्ट में। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? सिस्टोल और डायस्टोल का संबंध आंखों की दृष्टि की समस्या का पता लगाने हेतु बिल्कुल नहीं। रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती के लिए बिल्कुल नहीं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गिनती के लिए बिल्कुल नहीं। रक्तचाप मापने में किया जाता है। डायस्टोल और सिस्टोल का उपयोग जो है रक्तचाप मापने में किया जाता है। और इसको ज़्यादा पढ़ने के लिए ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, तो उसमें शायद इतना समय भी नहीं है, इतना सा तो आपको भी आना चाहिए कि क्या होता है डायस्टोल, है ना। संकुचन और अनुशीतलन की बात यहाँ पर हो रही थी, तो यह रक्तचाप मापने में जो है कार्यरत होता है।
सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का एक उदाहरण है, मतलब किस जॉइंट का उदाहरण है सिर और ऊपरी जबड़ा? श्रोणी संधि, श्रोणी संधि, श्रोणी संधि और बद्ध संधि, कंदुक खल्लिका संधि या फिर हिंज संधि। जल्दी से इसका सही आंसर दे दो मुझे एक बार, जल्दी से इसका सही आंसर दे दो। देखो श्रोणी संधि जो है, वैसे श्रोणी मेखला होती है और ये जो पैर की अस्थि फीमर होती है ना वहाँ पे, और वहाँ पे पाई जाती है, तो यह नहीं होगा। कंदुक खल्लिका संधि जो है, कंदुक खल्लिका संधि जो है यह आपकी कहाँ होती है? यह मतलब दो जगह पर होती है, दो जगह मूवमेंट में काम में ली जाती है, और ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रूप में पाई जाती हैं, तो यह भी नहीं होगी। हिंज संधि, हिंज संधि भी नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बद्ध संधि होगी क्योंकि अचल संधि होती है एक प्रकार की, क्योंकि आपका ऊपरी जबड़ा हिलते हुए नहीं देखा होगा आपने, और आपके जो सिर वाला जो सीन है वो एकदम बंधा हुआ सा होता है। तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर जो सही आंसर होगा बद्ध संधि ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऊपरी जबड़े और जो सिर के जबड़े के बीच का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर बद्ध संधि ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। सही आंसर बद्ध संधि ही करेक्ट है। श्रोणी संधि नहीं हो सकती, कंदुक संधि का नहीं हो सकती, हिंज संधि भी नहीं होगी, हिंज संधि भी नहीं हो सकती यहाँ पर। तो इसका सही आंसर आपको समझ आ गया होगा, और ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन भी नहीं था ये। देखिए क्योंकि हिंज संधि जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अपने कोहनी में, और जो है अपने नी होती है ना, मतलब घुटने, कोहनी, फिंगर टॉयज़ में, इनमें हिंज संधि होती है। फिर एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, अगर किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। श्रोणी संधि नहीं होती एक प्रकार से वैसे कोई, ठीक है ना। श्रोणी जो है आपकी श्रोणी मेखला होती है, अंश मेखला होती है, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाना चाहिए था आपका। और ये बद्ध संधि जो अचल संधि को बोला जाता है, और जो आपको पता है ना कि आपकी जो ये खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी चपटी अस्थियाँ होती हैं ना खोपड़ी के ऊपर, तो इनमें मतलब इमूवेबल होता है, ये इमूवेबल होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। और कंदुक खल्लिका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं ना, ये आपको पता है ना, ह्यूमरस और फीमर्स होती है, हिप्स और जो शोल्डर और जो ह्यूमरस के बीच में होता है एक तो, है ना। एक तो होता है ये वाली जो है कंदुक खल्लिका संधि, एक तो शोल्डर और ह्यूमरस के बीच में होगा, एक जो हिप्स और फीमर जो होगी ना उनके बीच में, ये दोनों जगह, एक तो श्रोणी मेखला और अंश मेखला दोनों जगह पाई जाएगी। और हिंज सॉकेट मैंने बता दिए हैं, अब कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं या फिर किसी प्रकार की शर्मिंदगी या फिर चिंता में हो जाते हैं, कहने का मतलब डर से यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हो, हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव के समायोजन में हमारी मदद करेगा? जल्दी से बता दो इसका आंसर। यह बड़ा सीधा प्रश्न था, और साइकोलॉजी में घुस गए होंगे तो आपने इधर गलतियाँ की होगी, क्योंकि पेपर आपको पता है कहीं का है, बायोलॉजी का। हार्मोन की बात हो रही थी। एस्ट्रोजन नहीं होगा, थायरोक्सिन नहीं होगा, एड्रेनलिन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। एड्रेनलिन करो या मरो हार्मोन होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था ये तो। बाकी नहीं पढ़ने वालों को तो हार्ड लगना ही है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बड़ा प्यारा प्रश्न था और मैंने काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन भी किया है। प्रश्न संख्या 6 जो था, इंसुलिन, इसमें सत्य ढूंढना था। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा रिलीज होता है। चलो ठीक है, यह बात, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात है, रक्त में ग्लूकोज के मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। बिल्कुल भाई, डायबिटीज़ से बचाने का काम भी तो करता है ना इंसुलिन, और संतुलन का काम करता है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, यानी कि सभी की सभी बातें यहाँ पर सत्य थी। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन है, अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्त्रावित करती है। अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन तथा ग्लूकागोन स्त्रावित करती है। दोनों ही कथन सत्य हैं, या फिर आपके दोनों के दोनों कथन जो है वो गलत हैं? जल्दी से एक बार इसका सही आंसर बताओ। और इस क्वेश्चन को जिसने भी सही किया होगा ना, वो भाई साहब बधाई का पात्र है, वो धन्यवाद का पात्र है, और उसकी तैयारी को
कोई ही नहीं रोक सकेगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। सेशन मानो लंबा है, परंतु इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या काम करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमेशा हार्मोन रिलीज़ करेगी। हार्मोन रिलीज़ कौन करेगी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कौन करेगी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन रिलीज़ करेगी। अब यहाँ पे पाचक एंजाइम जो है आपकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ हमेशा पाचक एंजाइम और जूसेज रिलीज़ करेगी। जूसेज एंड पाचक एंजाइम रिलीज़ करेगी, यानी कि दोनों ही बातें यहाँ पर गलत साबित हो चुकी थी, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करने का काम अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती है, ठीक है। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती है वह करती है पाचक एंजाइम स्रावित करने का कार्य। समझ गए मेरी बात को। और हमेशा यह चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी ग्लैंड से हार्मोन जो होते हैं ब्लड की हेल्प से टारगेट सेल पर जब जाते हैं तो वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और जब जूसेज एंड एंजाइम किसी ग्लैंड से टारगेट सेल पर जाते हैं तो वह कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो है आपकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता, जल्दी से आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 का दोनों ही कथन यहाँ पर गलत साबित हो चुके थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती हैं परंतु यौवनारंभ के पश्चात यह सिकुड़ जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह भी, और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। तो जल्दी से इसका सही सा आंसर आप लोग बताएंगे। थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी, और उससे स्रावित होता है आपका थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन जो है उससे स्रावित होता है, जो कि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती हैं। और जैसे यौवनारंभ की अवस्था आती है उसके पश्चात जो है आपकी वो डीएक्टिव हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन है। बड़ा ही शानदार प्रश्न था यह। हृदय की उत्पत्ति एंडोडर्म तथा उदर गुहा में होती है। हृदय की उत्पत्ति एक्टोडर्म तथा उदर गुहा में होती है। हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म तथा उदर गुहा में होती है। हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म तथा वक्षीय गुहा में होती है। एक दिन मैंने पहले ही आप लोगों को कंफर्म कर दिया था कि एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म क्या होता है। तो जिसने भी वह सेशन नहीं देखा है, एक बार साइंस के प्लीज़ सारे सेशन देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। और नहीं देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में उनको एक बार और मौका मिलेगा फिर से एग्ज़ाम देने का, तो यह ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है, मेसोडर्मल होती है, हार्ट हुआ, ब्लड हुआ, ये मेसोडर्मल होते हैं ना। हार्ट की उत्पत्ति क्या होती है? मेसोडर्मल होती है। यह तो बात सही है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में उदर गुहा और वक्षीय गुहा में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो डायाफ्राम से जो ऊपर वाला भाग है, हमारे डायाफ्राम से जो ऊपर वाला भाग है वो आता है वक्षीय गुहा में, और डायाफ्राम से नीचे वाला जो भाग है वो आता है उदर गुहा में। तो जल्दी से बता दो आपका हृदय किस गुहा में है? वक्षीय गुहा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शॉफ्ट। क्या कहते हैं? शॉफ्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अंश मेखला में हाथ की अस्थि ह्यूमरस में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? बड़ा ही शानदार प्रश्न था। अंश मेखला में हाथ की संधि ह्यूमरस, मैंने अभी बता दिया है, ये अंश मेखला और श्रोणी मेखला हुई। अंश मेखला और श्रोणी मेखला में जो है आपकी सॉकेट एंड बॉल जॉइंट पाया जाता है, कंदुक खल्ली का संधि पाई जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टीबिया एवं फिबुला नामक अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? टीबिया और फिबुला नामक अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? जल्दी से मुझे बता दो। टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? टीबिया एंड फिबुला ये पैर में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और रेडियस और अल्ना जो है हाथ में पाई जाती है। यह बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। और टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है। जो लोग वीडियो देखते हैं ना, उनको काफ़ी सारी चीज़ें इर्द गिर्द की भी पता चलती है। टेस्ट दे के बैठ जाओगे, पता नहीं आ नहीं रहा, छोड़ दोगे, बस यह सबसे बड़ी गलती होती है, और यह गलती एग्ज़ाम में भी आपको निपटा देती है। अगले प्रश्न पर देखते हैं।
ऐसी तंत्रिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपक को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। वाह यार, बड़ा शानदार प्रश्न था ये तो। और लैंग्वेज पर जिसने पकड़ बनाई होगी यहाँ पर, वह जरूर इसको सॉल्व कर पाया होगा। प्रश्न कह रहा था हमारा, ऐसी तंत्रिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उद्दीपक को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। नियामक को जो है उद्दीपक, नियामक जो उद्दीपक होता है उसे संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं? जल्दी से इसका आंसर बता दो। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या होगा? प्रेरक तंत्रिका। क्या? प्रेरक तंत्रिका बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ये संवेदी तंत्रिका और अभिवाही तंत्रिका क्या करती हैं? संवेदक तंत्रिका और अभिवाही तंत्रिका क्या करती हैं? जल्दी से एक बार इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। भाई प्रेरक और ये अभिवाही एक ही होती है। मैं आपको एक चीज़ तो ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये तंत्रिका क्या करती है, जो उद्दीपन होते हैं ना, उद्दीपनों को अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक लाती है। मतलब कोई भी रेस्पॉन्स, अगर जैसे कांटा चुभना वगैरह ऐसी प्रोसेस होती है ना, तो यह क्या करती है, वहाँ से रिलीज़ करती हैं संकेतों को, जो वहाँ पे मस्तिष्क पे जाएंगे और मस्तिष्क क्या करेगा, वापस रिटर्न संकेत देगा। और ये रिटर्न संकेत जो होंगे ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपक और संबंधित अंगों तक पहुँचाना, यह होगी आपकी प्रेरक तंत्रिका। और कहने का मतलब ये है कि ये आपका हाथ है और यहाँ पे कांटा चुभता है, ठीक है। और यह तंत्रिकाएं दो प्रकार की, यहाँ पे है आपका मस्तिष्क, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर एकदम से क्लियर कर लो चीज़ को। जैसे ही कांटा चुभा, कांटा चुभते ही ये संवेदी तंत्रिकाएं जाएगी आपके मस्तिष्क को पहुंचाने। आए हाय कांटा चुभा, मेरे कांटा चुभा, ठीक है भाई, मस्तिष्क कराए। चलो मस्तिष्क अब क्या करेगा, इधर से भेजेगा प्रेरक तंत्रिकाओं को, हटा हटा हाथ को हटा, हाथ को हटा। समझ गए होंगे आप बात को, बिल्कुल आपको एकदम से क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। ये जो केंद्रिका तंत्र जो नियामक उद्दीपक अंगों तक पहुँचाती है कि इसको हटा लो भाई साहब, वरना ज़्यादा चुभेगा, अंदर ज़्यादा घाव हो सकता है। और यह है जो आपकी संवेदी तंत्रिका, अभिवाही तंत्रिका क्या करेगी, जैसे ही आपको कांटा चुभेगा तो उन संकेतों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाएगी कि मेरे वहाँ पर कांटा चुभ रहा है, आप जो है उसको संकेत दो कि हाथ हटाया जाए। समझ गए होंगे आप बात को, एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। पौंस नामक भाग उपस्थित होता है। यह था बड़ा प्यारा प्रश्न था और सीधा सा प्रश्न था, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, जिसने पढ़ रखा होगा वो तो बता ही देगा। और भी होते हैं जैसे मेडुला ओब्लोगेटा, है ना, सेरिबेलम वगैरह, ये सब पश्चिम मस्तिष्क के हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं और इनमें कोई भी संशय नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रमस्तिष्क जो दो गोलार्धों में बटा हुआ है, प्रमस्तिष्क जो दो गोलार्धों में बटा हुआ है, प्रमस्तिष्क जो दो गोलार्धों में बटा है और दोनों को जो मध्य जो आपस में जो पट्टी होती हैं, जिस पट्टी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो एक बार। कार्पस कैलोसम। क्या? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। यह बात भी आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संधि स्थल किसे कहा जाता है? संधि स्थल किसे कहा जाता है? एक न्यूरॉन के ध्रुमाशय दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमाशय, दोनों ध्रुमाशय से कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक ही न्यूरॉन के ध्रुमाशय और तंत्रिकाक्ष के मिलने, एक ही न्यूरॉन के नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होगी, ठीक है ना। एक न्यूरॉन के तंत्रिका से तंत्रिका पे मिलने पर नहीं, एक न्यूरॉन के ध्रुमाशय के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने वाले स्थान को, बिल्कुल यह बात सही है। एक न्यूरॉन के ध्रुमाशय जब दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन जो है आपके, एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन जो है दूसरी न्यूरॉन के जब एक्सोन से मिलते हैं तो उसे कहते हैं सिनेप्स। उस संधि स्थल को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यह बात बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी होगी। निज सेल ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो सेल बॉडी में पाए जाते हैं। अरे ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। यह तंत्रिका तंत्र आपका, ये लो भाई साहब, मैं बना के बता दूं ना यार, आपको काहे टेंशन में आ रहे हो। ये लो साहब, ये लो। अब यहाँ पर पाए जाएंगे निश्चल कण और ये पार्ट होता है सेल बॉडी वाला। क्या होता है? सेल बॉडी वाला पार्ट यहाँ पर होता है। अंडरस्टैंड? और यह जो ये निकली होती है ना ये साइड में, यह कहलाती है आपकी डेंड्रॉन। क्या कहलाती हैं? डेंड्रॉन कहलाती हैं। और यह पार्ट पूरा एक्सोन कहलाता है। यह पूरा पार्ट आपका एक्सोन कहलाता है। इसका आंसर सेल बॉडी होगा। इसके अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन है
एडेनोहाइपोसिस को फर्स्ट पीयूष कहा जाता है, न्यूरोहाइपोसिस को अग्र पीयूष कहा जाता है। दोनों कथन सत्य है, दोनों ही कथन गलत हैं। इसका सही आंसर बता दो, मजा आ जाएगा। इसका सही आंसर बता दो एक बार। प्रश्न संख्या 18 में दोनों ही गलत हैं क्योंकि ये दोनों उल्टे सुल्टे लिखे हुए हैं। एडिनोहाइपोसिस को कहते हैं अग्र पीयूष और न्यूरोहाइपोसिस को कहते हैं फर्स्ट पीयूष। और यह आरबीएससी की बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है। आरबीएससी की बुक बड़ी प्यारे क्वेश्चन है और यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। प्रश्न संख्या 18 आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही गलत थे, उल्टा सुल्टा लिखे हुए यहाँ पे। बेजो चक जाओ चकाए गुरुजी पेपर बनाओ चुता। चलो कोई ना। निम्न में से किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है, जल्दी से बता दो। किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है? थाइमस ग्रंथि के थाइमोसिन, थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि के पैराथायरोमोन, और इनमें से कोई नहीं ही इसका आंसर है क्योंकि थायराइड ग्रंथि का पैराथ हार्मोन नहीं होता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ना, पैराथायरॉइड ग्रंथि, उसके पैराथार्मोन हार्मोन के कारण जो है उसकी जब कमी हो जाती है तो टिटेनी रोग होता है। तो टिटेनी रोग देखने को मिलता है। आराम से बात आपको क्लियर हो गई होगी। न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं, जल्दी से बता दो न्यूरोट्रांसमीटर कहीं में पाए जाएंगे। बहुत सारे सोच रहे होंगे सिनेप्टिक नोब में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरे जिगर के टुकड़ों, सीधी सी बात है, सिनेप्टिक नोब जब सही होता आपका जब सिनेप्टिक पुटिकाएं आंसर नहीं होता, क्योंकि सिनेप्टिक जो नोब होती है इसके अंतर्गत पाई जाती हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं, और सिनेप्टिक पुटिकाओं में ही न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में सिनेप्टिक पुटिकाएं नहीं हैं जब आपका सिनेप्टिक नोब सही होगा, अदरवाइज आपकी सिनेप्टिक पुटिकाएं ही यहाँ पर सही आंसर को प्रदर्शित करेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए लाइक होना चाहिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय होने वाला तंत्र। आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय होने वाला तंत्र, इमरजेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। अनुकंपी तंत्रिकाएं और जो है आपकी प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र, दोनों और दोनों ही नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुकंपी तंत्रिकाएं। क्या? अनुकंपी तंत्रिकाएं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। क्या? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो क्या है इमरजेंसी के टाइम पे अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे क्या होता है हार्ट बीट बढ़ जाती है और श्वास की गति बढ़ जाती है यहाँ पर। और यह बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, वैसे परानुकंपी को भी देख लें। यहाँ ये क्या करता है, आँख की जो पुतली होती है ना उसको सिकोड़ने का काम करता है, और लार व पाचक जो एंजाइम होते हैं उनमें वृद्धि करने का कार्य करता है। हमारे शरीर की प्रमुख अचल संधियाँ होती हैं। अचल संधि पूछी है और आपने दिमाग नहीं लगाया होगा, और उपयुक्त में से कोई सा तो करा ही होगा आपने। जल्दी से बता दो एक बार, क्या करा था? अचल संधि। ये बिल्कुल आपकी कक्षा 8 की बुक से उठाया गया है, और जल्दी से इसका मुझे आंसर बता दो एक बार। इसका आंसर क्या होगा? अचल संधियाँ होती है। देखो, अचल कोई संधि ही नहीं होती है, ठीक है ना, अचल संधियाँ नहीं होती है। यहाँ पर अगर प्रश्न होता चल संधियाँ होती हैं तो ये तीनों ही चल संधियाँ होती हैं, पर यहाँ प्रश्न था अचल संधियाँ होती हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर किसी ने तुक्का भी लगाया होगा ना तो भी उसका सही निकला होगा। उपयुक्त में से कोई भी अचल संधि नहीं है, तीनों की तीनों चल संधियाँ हैं। कंदुक, खलिया, दुराग्र संधि, कोर संधि। निम्न में से असुमेलित हैं। टार्सल 8 होती हैं, कार्पल्स 8, मेटाटार्सल 5, और यहाँ पर गलत बताना था, टार्सल कभी 8 नहीं होती है। टार्सल्स होती है आपकी 7 होती हैं। चलो जल्दी से मेरे को बताओ पहले टार्सल क्या होती है, एक बार बताएंगे कोई? कि बहुतों को तो यही पता नहीं है कि टार्सल क्या होती है। गुरुजी टार्सल क्या होती है ना? टार्सल आपके टखना होता है ना, टखना, तलवे के ऊपर जो टखना होता है ना, वो टखने में जो हड्डियाँ होती हैं ना उनकी संख्या 7 ही होती हैं, 8 नहीं होती हैं। और कार्पल्स क्या होता है? कार्पल्स क्या होता है जल्दी से बता दो। कलाई की जो अस्थियाँ होती हैं ना वो कार्पल्स कहलाती हैं, और वो 8 ही होती है। और मेटाकार्पल्स जो है आपकी हाथ के पंजे की अस्थियाँ होती हैं, जो मेटाकार्पल्स वो 5 होती हैं। और जो आपकी यहाँ मेटाटार्सल जो तलवे की जो अस्थियाँ होती है वह भी 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में अंगूठे और अंगुलियों की संख्या, अरे ये तो गिन के ही देख लेते यार। हाँ, एक हाथ में 14 और एक पैर में 14,
यानी कि 4 सिस्टम हो गए, कर लो गुणा, आंसर आ जाएगा 56। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था, करने वाला आराम से कर सकता था। निम्न में से अग्रपाद की अस्थि है, अग्रपाद यानी कि हाथ की अस्थि, दिमाग ही लगाना था वैसे यहाँ पे, टीबिया नहीं है, फिबुला नहीं है, टार्सल नहीं है, ये तीनों ही तो कहीं की थी, आपके पैर की, और ह्यूमरस आपकी हाथ की अस्थि थी। यहाँ पर सही आंसर था, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न जो था, परंतु गलत करने वालों ने, बहुतों ने गलत किया है यह प्रश्न भी, और यही जो एग्जाम से आपको दूर ले जाने वाला है। दैनिक लय का नियमन के लिए जो उत्तरदायी होगा, जल्दी से बता दो, ये तो सीधा सा क्वेश्चन थे। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का मेलेटोनिन हार्मोन जो है आपका दैनिक लय नियमन के लिए जो है आपकी दिनचर्या को जो फिक्स करता है, उठना सोना जागना, है ना, माइंड सेटअप करने का काम करता है, और यह मस्तिष्क को रिकवर भी करता है। जब आप सोते हो ना, जब क्या है मेलेटोनिन हार्मोन क्या है, ब्रेन को जो भी डैमेजेस होते हैं ना, 17 टेंशनें होती हैं इंसान की, तो रिलैक्स करने का काम भी है, करता है माइंड को, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? बहुत सारों का दिल ज़्यादा ही धड़कने लग जाता है कभी कभी तो कोई ना, मेडुला ओब्लोगेटा है। श्वसन दर हो चाहे हृदय की धड़कन हो, दोनों को ही मेडुला ओब्लोगेटा ही नियंत्रित करता है, और ज़्यादा सोचना नहीं है। मेडुला ओब्लोगेटा आपको पता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। न्यूरॉन की उपस्थिति होती है, न्यूरॉन की उत्पत्ति होती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, जल्दी से बता दो। तो न्यूरॉन की उत्पत्ति जो ये ओरिजिन स्थल होते हैं, ये याद कर लेना, एक बार पिछले वीडियो को जरूर देखना, उसमें है ये सब कुछ मैंने बता रखा है किससे किसकी उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पे मैंने न्यूरॉन की उत्पत्ति नहीं बताया था, तो एक्टोडर्म से होती है, एक्टोडर्मल होती है। न्यूरॉन की उत्पत्ति जो है आपकी एक्टोडर्मल होती है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, एक्टोडर्मल होती है, एंडोडर्मल नहीं होती है, और नहीं मेसोडर्मल होती है, यह होती है एक्टोडर्मल। क्या क्या होती हैं, जल्दी से बता दो एक बार। एक्टोडर्मल होती है, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और एक बार लाइक शेयर कर दो फटाफट से इसको। और लास्ट ये 29 वाला प्रश्न है अभी तो। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियाएं मिलकर जो संयुक्त रूप से कार्य करती? देखो, किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर 1 पेशी हो, 2 पेशी हो, 10 पेशी हो, 50 पेशी हो, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, इनकी संख्या निश्चित नहीं हो सकती हैं। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए पेशियों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, यही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा आज का। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन उत्पादित करती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं। गर्भावस्था को बनाए रखता है, बिल्कुल नहीं। अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है, नहीं। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती हैं? थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और यहाँ पर इसी के साथ ही कार्बोहाइड्रेट हुए, प्रोटीन वगैरह, इनके भी उपापचय को नियंत्रित करता है। और जब इस हार्मोन का निर्माण करना होता है तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो आपको पता ही है। और जब इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो घेंगा रोग, गोइटर, घेंगा गलगंड जैसे रोग आपके देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ विराम लेते हैं।